तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो जीएसटी का किया था। तो जीएसटी की क्लासेस में हमारा डिस्कशन जो हुआ था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ था जीएसटी का, कि जीएसटी क्या है, कैसे वर्क करता है, कहाँ से आया, जीएसटी है क्या। तो वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विस बोथ। तो ये जो है काफ़ी सारे जो अपने इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको ख़त्म करके बनाया गया है। और ये ड्यूल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ड्यूल कॉन्सेप्ट मतलब स्टेट में भी उसका कलेक्शन होगा और सेंटर में भी कलेक्शन होगा। तो दोनों एजेंसी उसको, दोनों जो गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती हैं। अभी एक एग्जांपल जैसे इसमें दिया है, अभी 18% का रेट है। तो 9% जो है सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, यानी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। अगर 18% का रेट है तो हाफ हाफ हो गया। अब गुड्स की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये है। और वो जो मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है, कहाँ सेल किया है, जो उसकी एक पार्टी है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से उसने, दूसरा जो डीलर है उसने महाराष्ट्र में सेल किया है। यानी कि जो मूवमेंट है, जो सेल है, वो एक ही स्टेट में है, आउटसाइड द स्टेट नहीं गया है। तो अगर आउटसाइड द स्टेट नहीं जाता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। अगर आउटसाइड द स्टेट जाता है तो आईजीएसटी लगता है। अभी इसका जैसे इसने मटेरियल सोल्ड किया है तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि सेल जो है विद इन स्टेट है। विद इन स्टेट है तो जीएसटी के दो रेट हो जाते हैं। जो आईजीएसटी के रेट है उसका हाफ रेट लगा लो, या सीजीएसटी एसजीएसटी का आधा आधा रेट लगा लो। तो अगर 10,000 का है तो उसका जो रेट ऊपर बताया गया है, 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। ऐसे ही दूसरा एक केस इसने दिया है, डीलर ए जो है सेल ऑफ गुड्स 25,000 रुपये का सेल ऑफ गुड्स कर रहा है टू डीलर बी इन गुजरात। तो ये क्या हो गया अपना? आउटसाइड द स्टेट का मूवमेंट हो गया। तो हमने ऊपर वापस से वही है कि अगर आउटसाइड द स्टेट का जो मूवमेंट होता है उसमें आईजीएसटी टैक्स लगता है, इंटर स्टेट मूवमेंट। तो उसमें पॉइंट ऑफ सेल क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल माना जाएगा आपका जो है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, कंजम्पशन है। तो जीएसटी में हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जो कंज्यूम करता है उसी पे उसकी लाइबिलिटी आती है और उसी प्लेस पे उसका पॉइंट ऑफ सेल भी बनता है। तो इसमें केस में हमारा आईजीएसटी लगेगा 18,000 का, 25,000 का 18% हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। और वो भी क्या, उसको क्या बोलेंगे? आईजीएसटी, नो कि सीजीएसटी एसजीएसटी उसको बोलेंगे, क्योंकि ये सेल जो है इंटर स्टेट सेल है। उसके आगे है डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात विद वर्थ ऑफ। ये अब यहाँ पे जो डीलर बी है, डीलर बी यहाँ पे ऊपर बताया कि डीलर बी जो है गुजरात में है। तो डीलर बी गुजरात में है और सुनीता जो खरीदने वाली है, जिसको माल बेच रहा है, वो भी गुजरात में है। वो ही माल जो 25,000 में खरीदा था उसने 30,000 में सुनीता को बेच दिया है। तो उसमें क्या केस क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट सेल है ये। सुनीता से सेल गुड्स टू रविंद्रा इन राजस्थान वर्थ ऑफ 60। अब वो ही 30,000 का जो उसने खरीदा, लेडी ने, उसने राजस्थान के किसी बंदे को उसी गुड्स को 65,000 में बेच दिया है। अब ये सेल जो है ये इंटर स्टेट सेल हो गया है। इसमें आईजीएसटी आ जाएगा, सीजीएसटी एसजी नहीं आएगा। तो ये ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, कि जो है देर इज नो मल्टीपल, जो मल्टीपल टैक्सेस थे उनको कॉमन कर दिया गया है। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अलग अलग अथॉरिटी, एक्साइज ऑफिस अलग, सर्विस टैक्स ऑफिस अलग, तो सबका कॉमन एक ऑफिस बना दिया है, कॉमन एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, कॉमन एक टैक्स बना दिया है गवर्नमेंट ने। अब एडवांटेज और ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक।
और ये एडवांटेज। तो एडवांटेज भी हमने डिस्कस किए थे। तो एडवांटेज जीएसटी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जीएसटी के एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जीएसटी जो बिजनेसमैन को एक कॉमन टैक्स रहता है, उसकी कंप्लाइंसेस एक सिंगल पोर्टल से हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल अलग डिपार्टमेंट हैं, सब एक ही कॉलम में एक ही तरीके के टैक्स में एक ही तरह की कंप्लाइंस हो जाती है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि पहले क्या होता था, जब बिजनेसमैन कोई आइटम बना के सेल करता था, तो उसको क्या है, बहुत सारे टैक्स ऐसे थे जिसका कि उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है कि अगर आदमी कोई बिजनेसमैन है, वो अपने कहीं से कुछ मटेरियल परचेज करता है, तो जो भी मटेरियल परचेज करके लेके आता है उस पे भी टैक्स लगा रहता है। और जो उस मटेरियल में कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा और उसका दाम बढ़ा के बेचेगा, तो उस पे भी टैक्स लगेगा इनवॉइस पे। वो कैसे लगेगा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ली एक परचेज का इनवॉइस, हमने परचेज लिखा। तो परचेज ए से बी ने परचेज किया है कुछ। ठीक है, ए से बी ने परचेज किया है, यानी ए बेचने वाला है और बी खरीदने वाला है। तो बी की बुक्स में एक जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज बुक करेगा, परचेज। तो परचेज अगर वो बुक करेगा अपने बुक्स में, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा अगर परचेज बुक करेगा, लेट से 10,000 का माल बेचा है, तो क्या करेगा, परचेज डेबिट कितना करेगा, 10,000 से। ठीक है, 10,000 से परचेज को डेबिट करेगा। अब उस पे क्या है, आपने जैसे आपने अभी अभी पढ़ा कि उस पे टैक्स भी होता है। ठीक है, अभी आपको कौन सा स्क्रीन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन दिख रहा है। हाँ। तो क्या करेगा, अब इस पे मान लो 18% टैक्स है। ठीक है, ये विद इन द स्टेट सेल है या आउटसाइड द स्टेट है। तो विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अदरवाइज हम लेट से थोड़ा एग्जांपल को इजी कर लेते हैं, हम लगते हैं आईजीएसटी लगाए इसमें। ठीक है, ये आउटसाइड द सेल का इसने 18% के जीएसटी पे माल परचेज किया है। 18% के जीएसटी पे माल को परचेज किया है। 10,000 का 18% जो है कितना हो गया, 10,000 का 18% जो हो गया 1800। 1,800 रुपये हो गया। ठीक है, तो 1,800 रुपये यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये इसका टोटल आइटम जो हो गया है वो अब हो गया है अपना, ये तो इसकी परचेज में चला जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके इनपुट में। ठीक है, इसको ये कॉस्ट नहीं मानेगा, इसको क्या मानेगा, एसेट मानेगा अपनी, एसेट मानेगा। ठीक है, एसेट मानेगा, इसको एसेट मानेगा अपनी 1,800 रुपये को। जब ये माल ये सी को बेचेगा, सी को बेचेगा 11,000 रुपये में, बेचेगा ना, 1,000 रुपये तो कमाएगा इस पे। तो 11,000 पे, वही बात है, इसने भी इसको बेचा 18% में। इसके लिए क्या हो गया, ये सेल हो गया और सेल पे भी टैक्स लगेगा। अगर ये बंदा इससे इनवॉइस आ रहा था, तो इसका इनवॉइस ये भी तो जा रहा है ना कहीं पे, इसने इसको परचेज किया तो ये परचेज का इनवॉइस है। अब ये सेल कर रहा है तो सेल का इनवॉइस काटेगा। अब इस पे 11,000 का भी वही 18% टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 11,000 का 18% टैक्स इसको कलेक्ट करना है। अब 11,000, 11,000 का गुणा में 18। ठीक है, तो ये हो गया इसका 2,100 पे, क्या कर दिया है, 1980 रुपये हो गया। 1,980 रुपये
इसका टैक्स बन गया। अब ये 1900 रुपये क्या है, ये तो चलो इसके सेल में चला जाएगा, पीएनएल में, पीएनएल में चला जाएगा ना ये सेल में, ये वाला अमाउंट इनवाइस का, ये 11,000 रुपये तो पीएनएल में चला जाएगा। इसकी क्या ट्रांजेक्शन ये बनाएगा, ये बनाएगा डेबिट। डेबिट किसको करेगा, सी को 11,000 से, और क्रेडिट कर देगा सेल्स को, सेल्स को क्रेडिट करते हैं ना, 11,000 से क्रेडिट कर देगा। लेकिन ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, 1980 रुपये, ये जाएगा लाइबिलिटी में। ठीक है, ये इसकी लाइबिलिटी में चला जाएगा। अब जब ये टैक्स पे करेगा ना, तो इसको क्या अब जीएसटी में बेनिफिट मिलेगा, अब इसको पे करना है 1980 रुपये लेस, लेस क्या करना है, 1800 रुपये, जो इसके पास एसेट पड़ा है। तो ये क्या करेगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी माइनस एसेट करेगा, और अपना 180 रुपये टैक्स पे करेगा। ओनली 180 रुपये का टैक्स का लाइबिलिटी इस पे आया। वो 180 रुपये का लाइबिलिटी कौन सा है, जो इसने प्राइस इंक्रीज किया 1,000 रुपये। अदरवाइज क्या होता, अगर 10 में ही खरीदता 10 में बेचता तो जीरो टैक्स बर्डन था इस पे। इसने 1,000 रुपये किया, तो गवर्नमेंट ने इससे 1,080 रुपये, 180 रुपये जो है टैक्स ये जमा करेगा। ये भी जमा किससे करेगा, ये पैसा तो कलेक्ट करेगा डेटर से, क्योंकि इनवाइस तो पूरे वैल्यू को भेजेगा ना। ये यहाँ पे इनवाइस जो है टोटल वैल्यू की भेजेगा क्लाइंट को, तो क्लाइंट से तो इन दोनों को मिला के पैसा आएगा। क्लाइंट से तो टैक्स प्लस जीएसटी दोनों का पैसा, हम दुकान से कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है, उस पे मान लो कपड़े या कोई भी महंगा सामान लेके आते हैं, तो टैक्स भी लगा रहता है इनवाइस पे। हम तो पूरे ही पैसे देते हैं, ये तो है नहीं कि बेसिक बेसिक पैसे दिए टैक्स का पैसा ही नहीं देते, पूरा पैसे देते हैं ना। तो हर कोई जो है, जब भी कोई अपना टैक्स बिल का पेमेंट करता है तो पूरा पैसा पे करता है। तो लेकिन जब ये पूरा पैसा इसके पास आ गया, तो ये भी पूरा ये जो है, और ये भी पूरा पैसा इसने दिया, 1,800 भी दिया, तो इसमें से 180 रुपये ही इसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। जो कि अपने जो टैक्स की आउटवर्ड लाइबिलिटी है और टैक्स की इनवर्ड लाइबिलिटी है, यानी टैक्स जो हमारे पास परचेज में लग के आया और तो टैक्स जो हमने सेल में लगाया, दोनों बिल के डिफरेंस को ही जमा करते हैं। तो ये क्या था, पहले बहुत सारी सर्विसेज होती थी जिसपे कि ये मिलता ही नहीं था। मिलता क्यों नहीं था, वो अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग टैक्स है। तो बेसिक ये समझ जाओ कि ये उनको फायदा हो गया, ये उनको फायदा हो गया बिजनेसमैन को। अब वापिस से हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो ये इसका जो है मेन बेनिफिट हो गया, वो जो भी बिजनेसमैन है उसको बेनिफिट हो गया, और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो गया, गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ गया। अब इसमें ये दिखाया है जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिए थे, कि मिनिमम टैक्स है, जो है जीएसटी लॉ जो है वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, और एग्जांपल हमने किया, एडवांटेज के बारे में हम अब डिस्कस कर ही रहे हैं कि जीएसटी, एक एक करके इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हैज रिजल्ट इन द अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेशन इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वही है कि मल्टीपल टाइप के जो टैक्स हैं वो सिंगल रेट में आ गए, सिंगल रिजीम में आ गए, सिंगल लॉ में आ गए। जीएसटी burden the tax based on the increase the revenue, अब रिड्यूस, अब ये क्या है, इंक्रीज द रेवेन्यू, इसने गवर्नमेंट की रेवेन्यू को भी इंक्रीज किया है। वो तो मैंने बताया ही कि पहले क्या सब लोग टैक्स भरते नहीं थे, ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता था कौन क्या कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने ज्यादा उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है, गवर्नमेंट के पास हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जा रहा है। जीएसटी has reduced compliance cost and increased the voluntary compliance। जीएसटी ने तो कंप्लाइंस का कॉस्ट कम ही किया है। पहले क्या है, मल्टीपल डिपार्टमेंट में बिजनेसमैन को कंप्लाइंस करना पड़ता था। भाई एक एक्साइज डिपार्टमेंट था, एक सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट था, एक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट था, एलओई था, मतलब 15 जगह के जो टैक्स थे, 10 सबको मिला के 10-15 जगह के सबको टैक्स को एक कर दिया। इसके साथ में जीएसटी हैज इफेक्टेड रेट, जो है जो रेट है वो भी, उसके रेट भी आसान हो गए। पहले एक्साइज के रेट अलग, उसका कैलकुलेशन मेथड अलग,
सेल्स टैक्स का अलग, सर्विस टैक्स का अलग, तो वो सारी चीजें थोड़ी आसान हो गई है। जीएसटी हैज रिमूव द कास्केडिंग। अब कॉस्ट कैडिंग क्या होता है? कॉस्ट कैडिंग मैंने ये भी बताया आपको कि अगर जो हमने अभी एग्जांपल देखा, अगर उस एग्जांपल में वो कॉस्ट को ऐड करते तो वो कॉस्ट प्राइस बढ़ती चली जाती चीजों की, उसको बेनिफिट तो मिलता नहीं, उसको तो पूरा 1980 रुपये टैक्स भरना पड़ता। अगर वो जो है नीचे वाला अमाउंट उसमें से लेस नहीं होता जो हमने एग्जांपल देखा, तो उसमें तो 1980 रुपये टैक्स भरना पड़ता, अब उसको केवल 180 रुपये टैक्स भरना है। तो वो कॉस्ट कैडिंग जो इफेक्ट है वो रिमूव हो गया। पहले क्या होता था, कुछ टैक्स का इनपुट मिलता नहीं था, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता था। कॉस्ट में ऐड होगा होगा तो उसको टैक्स की बर्डन ज्यादा हो गई, उसकी जो है कॉस्ट ज्यादा हो गई, वो पीएनएल में चला जाएगा। जो 1980, 11,000 प्लस 1980 पीएनएल में चला जाता था, क्योंकि उसका इनपुट मिलता नहीं था। फिर उस पे क्या दोबारा इनवॉइस चार्ज होता, तो फिर टैक्स बन जाता। तो वैल्यू में टैक्स भी ऐड हो रहा था, जो कि अब टैक्स वैल्यू में ऐड नहीं होता, अब केवल बेसिक पे टैक्स कैलकुलेट होता है। GST will result in enhance the manufacturing and distribution system, factor in the production of cost and efficiency demand in the goods and market will serve the increase। अब वो मैन्युफैक्चरिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इफेक्ट हुआ है, ये सर्विस टैक्स और गुड्स की जो डिमांड और सप्लाई की चीजें हैं वो भी थोड़ी आसान हुई, ये बताने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। इट विल इवेंचुअली प्रमोट इकोनॉमिक बेनिफिट सब्सटेंशियल लॉन्ग इकोनॉमिक जीएसटी मेडल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिक लोकेशन। अब जीएसटी आने से क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुआ ही है, वो तो हमने देख ही लिया। तो बिजनेस भी आसान हुआ है, बिजनेस को ग्रोथ हुई है, बिजनेस प्रोसेसेस आसान हुए हैं, मॉडल बने हैं, स्ट्रक्चर बने हैं, और उसे जोग्राफिकल लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से कहीं भी सेल करने में आसानी होती है। पहले इंटर स्टेट सेल करने में बहुत कॉम्प्लाइंसेस थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचने पे मतलब ऐसा होता था कि पता नहीं कि माल पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। जीएसटी आने के बाद वो चीजें आसान हो गई हैं। स्टेट के बॉर्डर पे गाड़ियां बहुत लंबे लंबे टाइम तक खड़ी रहती थी कंप्लायंस के चक्कर में। जीएसटी would help to extend the competitive edge of international market for the goods and service tax until leading the increase the export। अब क्या है, जीएसटी ने एक्सपोर्ट की कंप्लायंसेस को भी आसान किया। ऑल्दो एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी इंडिया से होता है तो उस पे एक कस्टम की कंप्लायंसेस आती है। कस्टम भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम भी एक रिवाज से स्टार्ट हुआ था बहुत पुराने टाइम में। होता क्या था, जब कोई राजा किसी दूसरे राजा के पास कुछ सामान लेके जाता था उसके राज्य में, तो वो कुछ कस्टमरी गिफ्ट लेके जाता था उसके पास। मैं आपके राज्य में आया हूँ, ये आपके लिए गिफ्ट है और मैं आपके राज्य में ये सामान बेचूंगा। तो जो भी आता था दूसरे राज्य से राजा के दरबार में जाता था, उसको गिफ्ट देता था। तो वही ट्रेडिशन बनता बनता वो कस्टम बन गया। अगर इंडिया में कोई आ रहा है तो इंडिया गवर्नमेंट को कस्टम कस्टमरी गिफ्ट देगा, पैसे देगा। पहले गिफ्ट देते थे, वो धीरे धीरे मॉनेटरी टर्म बना तो वो फिर पैसे लेने लगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी माल किसी भी कंट्री में अगर दूसरी देश से जाता है तो वहां पे उसको कस्टम का टैक्स देना होता है। जो भी गुड, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके कुछ सामान बेचेगी तो पोर्ट पे ही उससे टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट कि आप मेरी कंट्री में आ रहे हो, ठीक है आ जाओ, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आप सामान बेच रहे हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स, अब ये जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, वही कि जो मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो है ड्यूल रिजीम पे काम कर रही है। एक इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट यानी कि विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द टू स्टेट। अब इंट्रा स्टेट जो कि जैसे जयपुर से सॉरी राजस्थान में जयपुर से अलवर, गुजरात में अहमदाबाद से गांधीधाम, हरियाणा में कहें गुड़गांव से हिसार, हिसार से गुड़गांव, कोई मटेरियल आएगा तो उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, डिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सीजीएसटी, सी का मतलब सेंट्रल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो स्टेट लगाती है, वो सेंट्रल लगाती है, दोनों अपने अपने पोर्शन को कलेक्ट करती हैं। ठीक है। और इंटर स्टेट में आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी को सेंटर और स्टेट
ही डिवाइड करती हैं, लेकिन उसकी कलेक्शन क्या होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पैसा ले लेगी, उसके बाद में उस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी बाद में, आधा हिस्सा। अब इसमें कुछ की टर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? कॉस्ट क्या है, नहीं कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉस्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कंसिस्टेंसी, ड्यूल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न, कंपेरेबिलिटी, फुल डिस्क्लोजर, जर्नल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रियलाइजेशन, ऑपरेशन गाइडलाइन। तो चलो हो गया एक अकाउंटिंग पीरियड और मनी मेजरमेंट। ये मनी मेजरमेंट जो है हमने उसमें उसकी अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में एज ए कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फिर हमने प्रिंसिपल पढ़े, प्रिंसिपल क्या क्या है। फिर हमने गैप पढ़े, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि उसके बाद में हमने जीएसटी पढ़ा। तो इस चैप्टर में इतना सारा हमने, बहुत सारा सिलेबस, मतलब बहुत सारी जो थॉटिकल चीजें हैं जो अकाउंटिंग के टर्म है, वो बहुत सारा हमने क्लियर किया। अब इस चैप्टर का एक बार रिकैप जो होता है, वो रिकैप यहाँ पे आ गया है। अब हम इसका रिकैप करते हैं एक बार। रिकैप क्या है? समरी विद द रेफरेंस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव है। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप। गैप accepted accounting principle refer to rules or guideline adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presenting of financial statement। इसका सीधा सा मतलब वही है कि भाई गैप में क्या है, भाई एक बिजनेस कुछ अपना ही अकाउंटिंग कर रहा है, दूसरा बिजनेस कोई अपना ही अकाउंटिंग कर रहा है। तो गैप के आने से क्या है, आपको सब लोगों को ये हो गया कि सबको एक जैसा अकाउंटिंग करने का है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉमन हो गई, स्टेटमेंट सबकी एक जैसी दिखेगी। फाइनेंशियल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें तीन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो सबका एक जैसा दिखेगा, एक जैसा तरीका रहेगा बनाने का, और एक जैसे बनाएंगे सब बैलेंस शीट में, करंट आइटम, नॉन करंट आइटम, एसेट, लाइबिलिटी, उधर फिर बिजनेस इनकम, एक्सपेंस, ऐसे करके जो है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और नीचे नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैश फ्लो भी सेम रहेगा, कैश फ्लो बनाने का हम देखेंगे जब कैश फ्लो आएगी तो कैसे वो बनता है। कैश फ्लो होता है कैश का मूवमेंट, कैश का ट्रांजेक्शन, कि कंपनी का कैश का पोजीशन क्या है, ओपनिंग क्या था, फिर कैश कहाँ से आया, कहाँ गया, किस किस हेड में चला गया, ऑपरेशन में गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में गया, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया। ऐसे करके तीन होते हैं जिससे कि कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन किया जाता है। द प्रिंसिपल्स आर आल्सो रेफर्ड टू ए कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या है, जो हमने जो पढ़े हैं, ये ऊपर जो ये पढ़े हैं ना, इसमें से कुछ को कन्वेंशन बोला जाता है, कुछ को कॉन्सेप्ट बोला जाता है। चीज एक ही है, सेम है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आए उनको कॉन्सेप्ट बोल दिया, फिर कन्वेंशन बोल दिया, फिर जो है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल, गैप बोल दिया, फिर उसको जो है ऐसे करते करते वो सारी चीजें एडवांस होके आज के टाइम में सारी चीजें कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, उसका गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ही बना दिए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए हैं। वो कैसे बनाया वो भी हमने पढ़ा, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, आईसीआईए बनाती है, किसकी गाइडलाइन पे बनाती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गाइडलाइन पे बनाती है। ठीक है, वो सारे रूल जो है गवर्नमेंट उसको अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे डालती है बकायदा। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। कन्वेंशन फ्रॉम द प्रैक्टिकल व्यू, practically view the various term such as principle, postures, convention, modify principle, assumption, etc। वही बोल रहा है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनका काफी प्रभाव रहता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। वो अपने थ्योरी के बेस पे, थ्योरी जो चल रही है उसी के बेस पे है। हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबिलिटी एज द रेफर ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट बुक। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा,
तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर रेफर टू एज ए फंडामेंटल आइडिया एंड बेसिक अजम्पशन। एक अजम्पशन रहेगा, कैसे करना है, क्या सोच के करना है, किस प्रकार करना है, वो सारा हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा है यहाँ पे। अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑन द बोर्ड वर्किंग रूल्स। रूल्स हैं कुछ, वो चीजें हैं। एंटिटी, बिजनेस एंटिटी क्या होता है, मिनी मेजरमेंट क्या होता है, जो है गोइंग कंसर्न क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं इसमें। शायद आपको, आपने इसको चैप्टर को रिवाइज किया है, चैप्टर को रिवाइज किया है इसको, रीड हाँ, आउट, रीड किया है वापस से जाके। किया था। तो ये जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं अपने 10, 11, 12, इसमें कोई क्वेश्चन है आपको कुछ समझ ना आया हो, कि ये कोई लाइन ऐसा हो, कोई सेंटेंस ऐसा हो, कोई किसी कॉन्सेप्ट में कुछ समझ ही ना आया हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है। मिनिमाइज का मतलब क्या है? कहाँ पे मिनिमाइज? मिनिमाइज कॉन्सेप्ट में था एक। तो कौन से कॉन्सेप्ट में आपने मिनिमाइज पढ़ा है ना, तभी मिनिमाइज का मतलब तुम कम करना होता है। तो वो खाली वर्ड से नहीं हो, वर्ड पे तो मिनिमाइज का मतलब कम करना होता है। उस उसमें जाके उसको नोट बताना था ना आपको, कौन से कहाँ पे आपने पढ़ा था। मिनिमाइज, मिनिमाइज काफी जगह पे आया है, अब आपने कहाँ पे पढ़ा है। स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग में एक यहाँ पे मिनिमाइज लिखा हुआ है। ये सेंटेंस, द सिस्टम ऑफ accurate and more reliable as possibility of fraud and misconduct are minimized। ये मिनिमाइज तो कम करना हो गया, फ्रॉड वगैरह को कम करना। यहाँ पे, यहाँ पे एक मिनिमाइज वर्ड है जिसमें सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, बट द नेम ऑफ दिस IFRS हैज बीन convert as an Indian AS and subsumed in the India's different areas, they converting the identify the ministry है ये, सॉरी। एक मिनिमाइज तो वहीं पे था, और तो कहीं पे मिनिमाइज है नहीं। चलो बताओ कहाँ पे है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना फिर। तो वो ये सारे आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो एक बार इसको रिवाइज करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटिंग पे, कहाँ पे अकाउंटिंग? इसमें था, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हाँ। देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन वाइज, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मिनिमाइज एवरी, ये डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैड टू वेयर इफेक्ट अ सिंगल ट्रांजेक्शन। कहाँ है इसमें मिनिमाइज? अभी मैं मिनिमाइज तो आप अभी रिकॉर्ड तो कर, आप है ना पूरा लिखा करो, कोई किस पेज, पेज नंबर पे, किस पेज नंबर पे कौन से पेज सेंटेंस। नंबर 34 पे है। 54 पे है। फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड। एक मिनट, फर्स्ट सेंटेंस, ये रहा लास्ट में। ये, अच्छा। तो ये तो यहाँ से है ना, द सिस्टम इज, द सिस्टम इज द सिस्टम इज accurate and more reliable as possible of fraud and मिस अप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड होता है कम करना। अब ये सेंटेंस क्या बोलता है? एक्यूरेट। ये सिस्टम जो है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में ये एंट्री चल रही है ड्यूल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ड्यूल कॉन्सेप्ट क्या है, पता है आपको? एक ड्यूल, गिवर होता है, एक रिसीवर होता है। हाँ, तो ड्यूल कॉन्सेप्ट में क्या है कि ट्रांजैक्शन में एक जगह से पैसा आएगा, एक जगह पैसा पहुंचेगा, एक जगह से लेना, एक जगह देना है। तो इस सिस्टम से क्या होता है, ये सिस्टम एक्यूरेट ज्यादा है सिंगल एंट्री सिस्टम के बजाय, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, वो कहाँ पहुंचा है ये तो पता चलता है, लेकिन आया कहाँ से ये नहीं पता चलता, या कहाँ से चला है ये पता चल जाएगा। उस सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही साइड पता चलती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में
की बजाय ये सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के चांसेस कम है, क्योंकि आपको दोनों हाथ पता है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। और मिस अप्रोप्रिएशन, यानी कि गलत अप्रोप्रिएट, गलत जगह पे डाल देना, गलत उसकी अंडरस्टैंडिंग कर देना, गलत जगह अकाउंटिंग कर देना, उसके चांसेस बहुत ही कम है, मिनिमाइज्ड है। इसका ये मतलब है, गलती के चांसेस कम हैं इसमें। ये मोर रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें आप दोनों तरीके के, एक को डेबिट करते हो एक को क्रेडिट करते हो। ठीक है। और कुछ है इसमें चैप्टर में? ना, और तो कुछ नहीं। चलो, तो हम अब आखिरी में जहाँ पे चल रहे थे, हम यहाँ पे चल रहे थे कॉन्सेप्ट वगैरह सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ही वापस बताया जा रहा है। अब कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग में पता चलेगा कितना समझ आया। तो ये क्वेश्चन है, why it is necessary for accountant to assume that business entity will remain at a going concern। अब बताओ इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों समझना है? इसमें ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि ना अकाउंटेंट यूं क्यों लेके चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक ही चलेगा। क्या कारण है ऐसा करने का? मैंने बताया था। ये कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो लंबे समय के लिए चालू करते हैं। कोई भी यूं सोच के चालू नहीं करता कि कम समय में कम समय के लिए चलेगा या बंद हो जाएगा। हम्म। नहीं, अगर अकाउंटेंट ये सोच लेगा कि ये बंद होने वाला है तो फिर क्या होगा? फिर किस तरह डिफरेंस आ जाएगा? और एक लंबे समय अगर कोई अकाउंटेंट सोच के कर रहा है तो फिर क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा उसमें? ऐसा है इसमें, जैसे हम बहुत सारे अजम्पशन डालते हैं। मैंने प्रोविजन वगैरह भी बोला था ना आपको, बोला था कि अगर मान लो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है तो वो नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन डालता है, तो प्रोविजन डालेगा ही नहीं, है ना? तो प्रोविजन नहीं डालेगा तो ट्रू एंड फ्योर भी नहीं दिखेगा अकाउंटिंग का। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर बिजनेस अगर क्लोज होने वाला है तो क्या होता है, जब बिजनेस क्लोज होता है तो एसेट और लाइबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो ट्रांजेक्शन क्या है, खत्म होने लगती है। तो ऐसा तो कोई सोच के करता नहीं है कि जो है ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी। अक्रूड सेल होती है, पैसा रिकवरी होता है, तो वो एक वर्किंग साइकिल हमेशा चलता रहता है। और अकाउंटेंट के बहुत सारे ऐसी एंट्रीज होती हैं, लाइक प्रोविजन मैंने बोला, तो प्रोविजन तो डालेगा नहीं, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद होने वाला है, प्रोविजन डाल के करेगा क्या? हो गया खत्म। तो व्हेन शुड, दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल? ऐसा कुछ है? हम्म। ये कौन सा कर रहे हैं हम वैसे? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमने कर लिए हैं, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2, उसके बाद में टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये भी कर लिए। टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 2, टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 2 कौन सा था? कर चुके होंगे हम, ऊपर होगा ना कोई।
चलो कोई नहीं, वो तो हमने कर ही लिया होगा अभी तक। उसके आंसर नीचे हैं। व्हेन शुड रेवेन्यू टू बुक, रेवेन्यू कब बुक करना होता है? और इसका कोई एक्सेप्शन है? ये हमने जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट था उसमें पढ़ा था ये चीज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू बुक करना कब है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर देना है? रेवेन्यू इज द ग्रोस इन इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ Yes, गुड्स एंड सर्विस arising बाय from the sale of goods and रिसोर्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। कब करना है रेवेन्यू, कब बुक कर देना है? रेवेन्यू मैंने बताया था, जब हमारा दो केस होते हैं रेवेन्यू में। वैसे मोजर आपके पास इतना बताया नहीं गया है डिटेल में इसमें। रेवेन्यू दो केस में होता है, एक तो सर्विस के केस में, एक गुड्स के केस में, ठीक है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, पहले जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 था, उसके बाद अभी रिसेंटली इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद 18 है। ठीक है, 118 है। ऐसा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी इसका बनाया है आईएफआरएस में। 115 नंबर, 15 नंबर आईएफआरएस है। तो उसमें क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष ये है कि जब आपका रिस्क एंड रिवार्ड खत्म हो जाए, यानी कि आपने जो सर्विस किसी को देनी थी वो आप दे दें, तो आपको रेवेन्यू बुक कर देनी है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो इसमें ही ऑलरेडी ऊपर दिए गए हैं। जो आप ये चैप्टर, ये अगर आपने पढ़ा होता तो आपको याद होता। इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेवेन्यू कब बुक करना होता है, अगर तुम्हें ये पता चल गया ना तो इनकम के अकाउंटेंट बन गए तुम। किसी कंपनी में जाओ, एक आदमी तो खाली यही करता रहता है, इनकम की इनवॉइस भरना। उसके लिए वो 50,000 रुपये लेके बैठ के सारा दिन यही करता है, इनवॉइसेस बना रहता रहता, इनवॉइस को कंट्रोल करता है। उसको पता है कि इनवॉइस कब बनानी है। एक अकाउंटेंट तो यही करता मिलेगा बड़ी कंपनी। तो एक ही कॉन्सेप्ट से देखो, अगर तुम्हें ये सही से समझ आ गया तो एक तुम्हारे 50,000 रुपये फिक्स हो गए महीने के। समझ रहे हो? तो इनको थोड़ा ध्यान से समझो। नहीं समझ आ रहा मेरे से वापस से पूछो। तुमने रीडिंग नहीं लगाई है इसकी, इसकी वापस से रीडिंग लगाओ। जो जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको मैंने तुम्हें बोला था, एक बार रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाने के बाद यूट्यूब पे मैं वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। जाओ उस वीडियो को नेक्स्ट डे वापस से वॉच करो दिन में। जब वीडियो वॉच कर रहे हो और जब पढ़ रहे हो, पहले तो तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, उसको नोट करो। क्वेश्चन आने के बाद वीडियो वॉच करो, तुम्हारा हो सकता है क्वेश्चन वीडियो से ही खत्म हो जाए। वहां नहीं खत्म होता तो क्लास जब नेक्स्ट डे लगती है तो वहां पे क्लास में आने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछो मेरे से कि कल आपने ये पढ़ाया था, इसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा अपने पढ़ने का। अपने को कुछ ऐसा कुछ होमवर्क वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपको बस रिवीजन करना है, जो पढ़ाया है उसको वापस के जाके एक बार पढ़ना है। क्लास खत्म होती है नेक्स्ट डे जब भी आपको दिन में कभी भी टाइम लगे, सुबह लगे, शाम लगे, स्कूल से आने के बाद लगे, एक बार 10 मिनट लगेगी, मुश्किल से 10 मिनट में उसको रीड कर लो। और उसके बाद तुम्हारा अगर कोई, तुम्हारा जो वीडियो मेरा है उसको वापस से जाके वॉच कर लो। वो 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होता है, तुम्हारा 30 मिनट लगेगा। तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो को वापस से वॉच कर सकते हो। तो तुम्हारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वहां भी कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को